हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि 26 जुलाई 2024 को किस युद्ध की 25वीं वर्षगांठ रही। जुलाई 26, 2024 मार्क्स द 25th एनिवर्सरी ऑफ विच वॉर। ऑप्शंस आर कारगिल वॉर, सियाचिन वॉर, इंडिया चाइना वॉर या फिर इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the ग्लोबल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड। वैश्विक बाघ दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, जुलाई 29। आपको जानना चाहिए कि हर साल 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है, इसे इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहते हैं। अच्छा, इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 29 जुलाई 2010 को इंटरनेशनल टाइगर समिट हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, और लगभग 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने TX2, ये एक तरह का कैंपेन था, इसको एंडोर्स किया। और इस TX2 या फिर T-X2 का मतलब है कि 2022 तक जो टाइगर्स की संख्या उसको डबल करना। T से टाइगर और क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई 2, T-X2। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो 1973 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएट किया गया था। मार्च 2024 तक 55 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर टाइगर रिजर्व्स डेजिग्नेट किए गए हैं। आपको बता दें, नंबर ऑफ टाइगर्स जो इंडिया में है वो 2018 में 2967 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गए हैं, यानी कि एनुअलाइज 6% का देखने के लिए मिला है। आपको बता दें, टोटल वर्ल्ड में जितने भी टाइगर पॉपुलेशन का 75% भारत में रिसाइड करता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी हमने बनाई हुई है। दिसंबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी ताकि जो प्रोजेक्ट टाइगर का मैनेजमेंट है उसको देखा जा सके और जो टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, ठीक है, उनका मैनेजमेंट देखा जा सके। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है NTC की स्थापना कब हुई थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन मंगोलिया इन विच द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड। मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसमें भारतीय सेना ने भाग लिया। सही आंसर ऑप्शन डी है, खान क्वेस्ट। आपको जानना चाहिए, इंडियन आर्मी कंटिजेंट ने हाल ही में एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम खान क्वेस्ट है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये एक्सरसाइज उलन बटार मंगोलिया में हुई है। आपको बता दें, लास्ट एडिशन भी इस एक्सरसाइज का मंगोलिया में ही हुआ था जुलाई 2023 में। एक्चुअली एक्सरसाइज सबसे पहले एक बायलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर शुरू हुई थी USA और मंगोलियन आर्म फोर्सेस के बीच में साल 2003 में। फिर 2006 के बाद ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज बन गई और इस बार ये 21st एडिशन है इस एक्सरसाइज का। एक्चुअली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि USA और मंगोलिया के बीच में पहले स्टार्ट हुई थी, स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बैंक में ही पूछे जाने लगे हैं, तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट बन जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया कि हाल ही में खान क्वेस्ट एक्सरसाइज में भारत जो है पार्टिसिपेट करने के लिए उलन बटार मंगोलिया पहुँचा। दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा कि पहले एक बायलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर शुरू हुई थी USA और मंगोलिया के बीच में। अच्छा, इंडियन आर्मी कंटिजेंट जो यहाँ पर गया है इसमें 40 पर्सनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को और ज़्यादातर मद्रास रेजिमेंट के जो है सोल्जर्स हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है, क्रिस्टियन मिशेल। एस्टोनियन पार्लियामेंट ने जो यहाँ के क्लाइमेट मिनिस्टर हैं क्रिस्टियन मिशेल, इनके लिए वोट किया है कि ये देश के प्राइम मिनिस्टर बने और इस पोजीशन पर ये काजा कलास को सक्सीड कर रहे हैं। आपको बता दें, जो काजा कलास हैं इन्होंने 15 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि ये हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी अपॉइंट की गई हैं। एस्टोनिया की बात करते हैं, कैपिटल तालिन है, करेंसी यूरो है। विच एंशियंट कॉम्प्लेक्स इन गाजा हैज़ बीन पुट ऑन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। गाजा में किस प्राचीन परिसर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर सूची में रखा गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है, द सेंट हिलारियन कॉम्प्लेक्स। आपको जानना चाहिए, द सेंट हिलारियन कॉम्प्लेक्स जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज है इन द मिडिल ईस्ट, इसे यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर में रखा गया है क्योंकि गाजा में जो वार हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप
क्योंकि इसको नष्ट भी हो सकता है, जहाँ बॉम्ब वगैरह गिरा तो ये नष्ट भी हो सकती है, तो काफ़ी डेंजर है। आपको बता दें एक मोनेस्ट्री है, इसकी स्थापना हिलेरियन द्वारा की गई थी, जो कि गाज़ा रीजन का ही रहने वाला है। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, इसको कंपाइल किया जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा थ्रू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11.4 ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। यही जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डेजिग्नेट करता है और उनको मैनेज करता है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बी लोकेटेड, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थित होगी? सही आंसर ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। आपको जानना चाहिए कि इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में स्थापित की जाएगी और कुल लागत इसमें लगेगी 284 करोड़ रुपए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। तो इससे क्या होगा, जो लॉजिस्टिक है, एग्री लॉजिस्टिक्स वो बढ़ेगा और जो वेस्टेज है वो रिड्यूस होगा। बेसिकली जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए ये बनाया जा रहा है, ताकि जो टाइम की भी जो है बचत हो और जो लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसीज हैं वो दूर हो सके। आपको जानना चाहिए जो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में, ये फर्स्ट मेजर पोर्ट है हमारे देश का जो 100% लैंड लोड पोर्ट है, यानी कि इसकी जितने भी बर्थ्स हैं वो सभी पीपीपी मॉडल पर ऑपरेट की जा रही हैं। व्हाट इज़ द न्यू वर्जन ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट कॉल्ड? कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के नए संस्करण का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है मॉडल स्किल लोन स्कीम। आपको जानना चाहिए जयंत चौधरी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड MOS मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने हाल ही में मॉडल स्किल लोन स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जो स्किलिंग कोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसे स्किलिंग कोर्स जो इनकी हाई कोर्स फीस होती है तो वो प्रोवाइड कराए जाएंगे जो भी इच्छुक हैं उनको। ये स्कीम जो है नया वर्जन है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट का, CCF SSD का, जिसे जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो NBFCs हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ये जो है लोन एक्सटेंड कर सकेंगे जो भी लोन स्कीम है स्किल से संबंधित। और इनको अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनका कोई लोन वापस नहीं देता है, तो 75% तक की गारंटी सरकार इसको देगी। ठीक है, 75% तक का रिटर्न सरकार उसको देगी इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और NBFCs को। जो मैक्सिमम टिकट साइज़ है इंडिविजुअल लोन्स जो एलिजिबल है क्रेडिट गारंटी कवर के तहत, वो 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि पहले 1.5 लाख रुपए था। द गवर्नमेंट हैज़ टारगेटेड टू ओपन हाउ मैनी प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 31, 2027। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर ऑप्शन डी है 25,000। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि हम प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र 31 मार्च 2027 तक 25,000 ओपन करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना एक पब्लिक वेलफेयर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि क्वालिटी मेडिसिन वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर प्रोवाइड की जा सके। और किसके थ्रू? प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना केंद्र के थ्रू। ये स्कीम इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा साल 2008 में लॉन्च की गई थी, लेकिन इसको फिर से 2015 में रीलॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनोग्रेटेड इंडियाज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM इन विच सिटी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन भी है आइजॉल। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव, इन्होंने भारत का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनोग्रेट किया है। इस स्टेशन का नाम है अपना रेडियो 90.0 FM और स्टेशन को रन किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आइजॉल के द्वारा। देखिए, जो कम्युनिटी रेडियो है भारत में, ये सबसे पहले साल 2002 में स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनोग्रेट किया गया था भारत रत्न LK आडवाणी जी द्वारा 1 फरवरी 2004 में। एक्चुअली जो कम्युनिटी रेडियो है एक 3rd टियर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है,
और ये जो पब्लिक सर्विस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हम देखते हैं, कमर्शियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं, उससे अलग है, क्योंकि जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं ये लो पावर रेडियो स्टेशंस होते हैं और इन्हें ऑपरेट किया जाता है लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा। विच मेडल डिड फेंसर श्रेया गुप्ता विन इन द कॉमनवेल्थ जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप 2024? फेंसर श्रेया गुप्ता ने कॉमनवेल्थ जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ब्रॉन्ज। आपको जानना चाहिए जाने मानी एश फेंसर जम्मू कश्मीर से है श्रेया गुप्ता। इन्होंने अपना पहला इंडिविजुअल मेडल जीता है इंटरनेशनल लेवल पर। इन्होंने सेबर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पर? कॉमनवेल्थ जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप 2024 में, जो कि क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ। तो सेमीफाइनल में जो श्रेया हैं ये जूलियट माइंड ऑफ सिंगापुर इनसे हार गई थी, इसलिए इन्हें ब्रॉन्ज से ही सेटिस्फाई रखना पड़ा। देखिए जो फेंसिंग होती है ना, मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं इसमें अलग अलग ना, तो उनमें से ये एक सेबर कैटेगरी भी होती है। तो इसमें क्या होता है, मतलब स्वॉर्ड के हिसाब से होता है। स्वॉर्ड किस तरह की बनी हुई है, आपकी जो तलवार होती है ना पतली सी, और आप किन पॉइंट्स को टच कर सकते हैं सामने वाले के जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, ठीक है, उसके किन पॉइंट्स को टच कर सकते हैं, पूरी बॉडी को, या फिर आप कलाई को टच नहीं कर सकते, हैंड को टच नहीं कर सकते, बाकी को टच करके पॉइंट दे सकते हैं। इस तरह से कैटेगरीज बनी होती है, तो उनमें से ये कैटेगरी ये भी है, साइबर कैटेगरी। इन विच सिटी इज़ द न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बीइंग डेवलप्ड? नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस शहर में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन ए है, कोटा। आपको जानना चाहिए एक MOU साइन किया गया एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, जिसके तहत राजस्थान में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। इस MOU के अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है वो लैंड प्रोवाइड करेगी इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इस एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा, डेवलपमेंट करेगा और ऑपरेशनलाइज इसको करेगा। अब यहाँ पर आता है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स क्या होते हैं। देखिए जिन्हें बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जाता है, यानी कि एक भूमि है, कोई लैंड है, कुछ नहीं बना हुआ है, बिल्कुल लैंड खरीदी गई है, उसके बाद फ्रॉम स्क्रैच उसको बनाया जा रहा है एयरपोर्ट को, तो उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुरुआत से इस तरह से बनाया जाता है ताकि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो बने और कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो सके। AI के चेयरमैन संजीव कुमार हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड? किस देश ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, अजरबैजान। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये किससे संबंधित है? अजरबैजान से, क्योंकि ये COP29 क्लाइमेट समिट को होस्ट करने वाला है इस साल के अंत में। तो इसने हाल ही में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड लॉन्च किया है, और जो भी फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं उनसे ये फंड रेस किया जाएगा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो मकसद है कि $1 बिलियन यहाँ पर रेस किया जाए, और कम से कम 10 कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ जो है इसके शेयर होल्डर बनेगी, तब ये फंड ऑपरेशनल हो जाएगा। आपको जानना चाहिए 2024 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCCC जिसे COP29 बोला गया है, ये बाकू अजरबैजान में होगी 11 से लेकर 22 दिसंबर के बीच में। अजरबैजान की बात करते हैं, कैपिटल बाकू है, करेंसी है अजरबैजानी मानात। IRCTC हैज़ बीन अपग्रेडेड इन व्हाट कैटेगरी ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? IRCTC को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की किस श्रेणी में अपग्रेड किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, शेड्यूल 6। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इज नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। IRCTC हैज़ बीन अपग्रेडेड इन व्हाट कैटेगरी ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? सही आंसर ऑप्शन सी है, शेड्यूल, माफ़ कीजिएगा, सही आंसर ऑप्शन ए है, शेड्यूल ए। ये आंसर में ऑप्शन ए है, ठीक है, ये याद रखना, इसको सही कर दूंगा मैं PDF में, माफ़ कीजिएगा। देखिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC जो कि एक मिनीरत्न PSU है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत, इसको शेड्यूल B से अपग्रेड करके शेड्यूल A कैटेगरी में रख दिया गया है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर IRCTC के संजय कुमार जैन हैं। आपको जानना चाहिए IRCTC की स्थापना 1999 में हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आती है। 2019 में इसे NSE और BSE में लिस्ट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 62.4% ऑनर है इसकी। फिलहाल देखिए
अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं ना, तो उनमें से जो मेन है एक तो है कॉग्निट ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन, यानी कि सिमिलर टाइप की जो कंपनीज होती हैं, जैसे ऑयल वाली हो गई है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, ये PPCL, ये एक तरह की हो गई। एक क्लासिफिकेशन तो वो होती है। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है कि आप शेड्यूल में डिवाइड कर देते हैं, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C, शेड्यूल D, पे स्केल के हिसाब से, ठीक है। और तीसरी होती है जो आपने सुनी होगी, नवरत्न, मणिरत्न और महारत्न, ये सब कैटेगरीज होती हैं। तो इनको पावर के हिसाब से, महारत्न है तो पावर ज़्यादा है, फिर नवरत्न, फिर मणिरत्न 1, मणिरत्न 2, इस तरह से। Which brand is ranked first in India's top 5 most inclusive brands as per Kantar's Brand Inclusion Index? कांतार के ब्रांड समावेशन सूचकांक के अनुसार भारत के शीर्ष 5 सबसे समावेशी ब्रांडों में कौन सा ब्रांड सबसे पहले स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन बी गूगल है। आपको जानना चाहिए कि लीडिंग मार्केटिंग डेटा एंड एनालिटिक्स बिजनेस कांतार, इन्होंने ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स लॉन्च किया है और इस स्टडी में ये रिवील हुआ है कि 75% जो कंज्यूमर हैं उन्होंने कहा है कि ब्रांड की डाइवर्सिटी और इनको जो इंक्लूजन रेपुटेशन है वो हमारे परचेसिंग पावर को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये फर्स्ट एडिशन है इंडिया ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स का, और इसमें स्किन केयर, बैंकिंग, ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी कैटेगरी से संबंधित ब्रांड्स को स्टडी किया गया। अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो इन्होंने गूगल, अमेजोन, नाइकी, डोव, मैकडोनल्ड्स, इनको टॉप 5 ब्रांड बताया है। ब्रांड इंक्लूसिव इंडेक्स में टॉप 5 ब्रांड है। भारत में गूगल, टाटा मोटर्स, अमेजोन, जियो और एप्पल, ये टॉप 5 ब्रांड्स हैं। ये बताया कि 68% इंडियंस ने क्लेम किया है कि इनको जो है डिस्क्रिमिनेटेड फील हुआ है, और ज़्यादातर कमर्शियल प्लेसेस और जो ब्रांड टच पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ऐसा इन्हें देखने के लिए मिला है। Which company secured the 6th position in the Global $1 Million Roundtable Rankings for 2024? किस कंपनी ने 2024 की ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग में 6वां स्थान प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। राइट साइड में आप रैंकिंग भी देख सकते हैं। 6th पोजीशन में देखिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है। देखिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इसने 6th पोजीशन हासिल की है ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग्स 2024 में, और कंपनी ने जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ $1 मिलियन राउंड टेबल क्वालिफाइड लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र्स हैं इसके पास इंडिया में 2584, और 1238 क्वालिफाइड वीमेन $1 मिलियन राउंड टेबल एडवाइज़र्स हैं, और इंडिया पहले नंबर पर है, ग्लोबली 7th पोजीशन पर है। AIA चाइना ने इस रैंकिंग को टॉप किया है। Which space agency announced the Rapid Apophysis Mission for Security and Safety? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रैपिड एपोसिस मिशन फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए है ESA। देखिए ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने अनाउंस किया है कि हम एक रैपिड एपोफिस मिशन फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं रैमसेस, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। इसके तहत एफोसिस नाम का एक सैटेलाइट है, इसको स्टडी किया जाएगा जब 2029 में ये अर्थ के काफ़ी करीब से होकर गुजरेगा, ठीक है, सबसे करीब होकर गुजरेगा ये अर्थ से, तब इसको स्टडी किया जाएगा। आपको बता दें ये जो ESA का ये मिशन है, ये सेकंड मेजर स्पेस एजेंसी मिशन बन गया है नासा के बाद, जो इस तरह का मिशन ला रही है इस एफोसिस एस्ट्रॉइड के लिए। एक टाइम ऐसा था कि एपोसिस को कहा जा रहा था कि ये जो है अर्थ से भी कोलाइड करेगा, लेकिन अब ये कंफर्म हो जाएगा 2029 में ये लगभग 32,000 किलोमीटर करीब आ जाएगा अर्थ के, और काफ़ी कुछ यहाँ पर स्पेस एजेंसीज को सीखने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा। तो ये जो रैमसेस स्पेस क्राफ्ट है ESA का, ये इस एस्ट्रॉइड को अप्रोच करेगा लगभग 375 मीटर वाइड पर, और जैसे ये अर्थ के पास आएगा एपोसिस, तो ये जो है इसके स्टडी करेगा, ठीक है। और इस तरह का ही मिशन नासा ने ऑसिरिक्स एपेक्स स्पेसक्राफ्ट से किया है। आपको जानना चाहिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ने भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी को अप्रोच किया है इस रैमसेस मिशन के लिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्यूजिलिस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स? बॉक्सर। What is India's defense budget in the Union Budget 2024-25? Answer is 6,21,940.85 crore. Who has been named the captain of Sri Lanka for the T20I series against India?
Charit Aslanka, how many crore rupees have been allocated for the Khelo India initiative in the Union Budget 2024-25? Answer is 900 crore. Which Indian microblogging platform, which had branded itself as an alternative to X, announced it was shutting services? Answer is Ku. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट आप करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है। व्हेन वाज द नेशनल पेरेंट्स डे 2024 सेलिब्रेटेड? बांग्लादेश नोबल laureate Muhammad Yunus founded which organization? In which state were the Greyhounds, an elite anti-Maoist force formed in 1989 based? तो किस राज्य में पाए जाते हैं ग्रेहाउंड्स, ये आपको बताना है। एंटी मॉइस्ट फोर्स है ये। इन विच ईयर वर द म्यूनिक ओलंपिक्स इन जर्मनी मेड बाय अ टेरर स्ट्राइक ऑन द इसराइली कॉन्टिजेंट? देखिए एक ओलंपिक्स ऐसे हुए थे जहाँ पर टेरर हमला भी हुआ था, टेररिस्ट ने हमला किया था इसराइली दल पर, तो ये जर्मनी में हुए थे म्यूनिक ओलंपिक्स। तो वो आपको बताना है किस साल हुए थे। लिखा है ना, इन विच ईयर वर द म्यूनिक ओलंपिक्स इन जर्मनी मैड मतलब कलंकित होना। हाउ मच हैज़ बीन ग्रांटेड टू आंध्र प्रदेश इन द यूनियन बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट कैपिटल अमरावती? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप इस कोर्स से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें और कोर्स की जानकारी लें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों में आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।